Hello dear students, myself Dr. Pallavi Singh, Assistant Professor, Department of Rasashastra and Bheshajya Kalpana, welcomes you all in the e-learning series of Rasashastra and Bheshajya Kalpana. Now you are in second year provisionally. So in my first lecture, I would like to give you an introduction to Rasashastra. जिस प्रकार आयुर्वेद की संहिताओं में ब्रह्मा को आयुर्वेद का प्रथम उपदेष्टा माना गया है, उसी प्रकार रस ग्रंथों में भगवान शिव रुद्र को रस विद्या का प्रथम उपदेष्टा माना है। इसलिए रस शास्त्र अध्ययन के प्रारंभ में सबसे पहले हम भगवान शिव को नमन करते हैं। आयुर्वेदा इज द साइंस ऑफ लाइफ practiced by ancient seers which is based on Atharva Veda. Atharva Veda, one of the oldest scriptures of Hindus. यहाँ पर हमने आयुर्वेदा को साइंस ऑफ लाइफ कहा है, यानी आयुर्वेदा को हमने केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं कहा है। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अर्थात स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो व्यक्ति रोगग्रस्त हो गए हैं उनके विकार को दूर करके उन्हें भी स्वस्थ बनाना। और इस प्रयोजन को पूरा करने के लिए आयुर्वेद की जो अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है। होलिस्टिक अप्रोच, आयुर्वेद केवल जो रोगों की चिकित्सा है वो केवल औषधि से नहीं, अपितु औषध के अतिरिक्त आहार, विहार, योग, जो स्वस्थ रहने के हमारे दिनचर्या, ऋतुचर्या आदि बहुत से उपाय बताए गए हैं, लेकिन उसमें से औषधि भी एक महत्वपूर्ण साधन है। आयुर्वेद का सिद्धांत पांचभौतिक सिद्धांत है। यहाँ पर जो व्यक्ति है उसको ब्रह्मांड की एक सूक्ष्म इकाई माना गया है, अर्थात जैसे हमारा शरीर पंचभूतात्मक है, ऐसे ही ब्रह्मांड पंचभूतात्मक है। यथा पिंडे तथा देहे। तो यहाँ पर आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए हम जिन औषधियों का प्रयोग करते हैं, उन औषधियों का सोर्स क्या होता है, वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? नेचुरल। हम आयुर्वेद में चिकित्सा के लिए जिन भी औषधियों का प्रयोग करते हैं वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। फिर प्रकृति से प्राप्त होने वाली औषधियों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। प्लांट ओरिजिन, या तो वो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली औषधियाँ होती हैं, जैसे आप सभी मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानते हैं जिनका आप द्रव्य गुण में अध्ययन करेंगे, या फिर एनिमल ओरिजिन औषधियाँ भी हो सकती है। एनिमल ओरिजिन औषधियों में आपके घी आता है। इसके अतिरिक्त आप घी, शहद, ये सब तो आप इन जनरल जानते ही हैं कि हमें एनिमल्स से मिलते हैं। इसके अलावा समुद्री जंतुओं से हमें बहुत सी औषधियाँ प्राप्त होती हैं जिनका हम आयुर्वेद में चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। जैसे आपने शंख भस्म नाम सुना होगा, शंख भस्म हम यूज़ करते हैं, तो ये भी मैराइन ओरिजिन हुआ। कपर्दिका भस्म मैराइन ओरिजिन हुआ। एंड थर्ड वन इज मिनरल ओरिजिन, जो द्रव्य हमें खानों से प्राप्त होते हैं, माइंस से प्राप्त होते हैं, वो। तो रस शास्त्र में मेनली हम मिनरल ओरिजिन जो द्रव्य है, मिनरल ओरिजिन सब्सटेंसेस, इनका अध्ययन करते हैं मेनली। ऐसा नहीं है कि रस शास्त्र सब्जेक्ट में आपको प्लांट ओरिजिन या एनिमल ओरिजिन द्रव्य से कोई आपका संपर्क नहीं होगा, लेकिन मेनली मिनरल ओरिजिन द्रव्यों का अध्ययन हम रस शास्त्र में करते हैं। आयुर्वेदिक कंपाउंड फॉर्मुलेशंस आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। आयुर्वेद की जो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस है, मतलब एकल औषधियाँ न होकर जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलाकर जो हम फॉर्मुलेशन बनाते हैं, ठीक। जैसे आपने च्यवनप्राश का ही नाम सुना है, तो च्यवनप्राश किसी एक औषधि से नहीं
अभी तो बहुत सारी औषधियों को मिलाकर हम बनाते हैं। तो ये एक फॉर्मुलेशन हुई जिसमें बहुत सारे द्रव्यों का हमने यूज़ किया। तो कंपाउंड फॉर्मुलेशंस में जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो इंग्रेडिएंट्स हमारे प्लांट ओरिजिन, एनिमल ओरिजिन और मिनरल ओरिजिन हो सकते हैं। तो मेनली हम उसको दो ग्रुप में बांटते हैं। फर्स्ट इज रसौषधि एंड सेकंड इज काष्ठौषधि। रसौषधि, predominantly metals and minerals are used for preparation। तो रसौषधि किसे हम कहते हैं? जिसके प्रिपरेशन में, जिसे बनाने में हम मेटल, धातुएं या फिर मिनरल, खनिज द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं। रस शास्त्र में हम स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन, लेड, ब्रास, इन सब मेटल्स का भी यूज़ हम चिकित्सा में करते हैं। तो जिन फॉर्मुलेशंस में ये सब मेटल्स या फिर आगे आपको मिनरल्स के हम सब नाम बताएंगे जो जो चिकित्सा में यूज़ होते हैं, वो यूज़ होते हैं, उन्हें हम रसौषधि कहते हैं। और इसको हम डील करते हैं रस शास्त्र में। तो जो आपका सब्जेक्ट है रस शास्त्र एंड भेषज कल्पना, उसमें पेपर फर्स्ट आपका रस शास्त्र है। सेकंड काष्ठौषधि। काष्ठौषधि क्या हुआ? जिसके निर्माण में हम प्लांट ओरिजिन ड्रग्स ही यूज करते हैं, उसे हम प्रीडोमिनेंटली प्लांट ड्रग्स जिसमें यूज होती है, तो उसे हम काष्ठौषधि कहते हैं। और इसको हम डील करते हैं भेषज कल्पना में, जो आपका सेकंड पेपर है। नाउ कम टू द रस शास्त्र। भेषज कल्पना के इंट्रोडक्शन आपको डॉक्टर नागराज सर दे चुके हैं। अब हम रस शास्त्र के बारे में जानते हैं। रस शास्त्र, जैसा आप देखते हैं, दो शब्दों से मिलकर बना है, रस और शास्त्र। रस शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं साहित्य में। आप फर्स्ट ईयर में रस धातु पढ़कर आए हैं, आप नवरस जानते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रस के अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ रस शास्त्र में रस शब्द से हम पारद, मरकरी का ग्रहण करते हैं। तो रस शास्त्र का जो मूल, जिसे हम कह सकते हैं कि जो सेंट्रल है, सेंटर है, जिसके चारों तरफ इस शास्त्र की रचना की गई है, जो केंद्र है इस शास्त्र का, वो है हमारा मरकरी। तो पारद को लक्ष्य करके जो शास्त्र लिखा गया उसे रसशास्त्र नाम से जाना जाता है। रसरत्न समुच्चय में रसशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा गया है, रस उपरस लोहानी यंत्रादिकरणानि च शुद्ध्यर्थम अपि लोहानां तंत्रादिकरणानि च शुद्धिः सत्वं द्रुतिर् भस्मकरणं च प्रवक्ष्यते। तो यहां पर हम देखते हैं टर्म आई है रस, उपरस, लोह। तो ये सब क्या है? ये है जो पारद है उसको हमने रस कहा, और पारद के अतिरिक्त जो रेस्ट मेटल्स एंड मिनरल्स होते हैं उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ये उन्हीं का ही नाम यहाँ पर लिया गया है। तो रस शास्त्र के अंतर्गत रस, महारस, उपरस, साधारण रस, लोहानी से हम धातु और उपधातु, इसके अतिरिक्त जो वर्ग है वो है रत्न, उपरत्न, सुधा वर्ग, सिक्ता वर्ग, विष वर्ग, क्षार वर्ग आदि पदार्थों का विस्तार पूर्वक वर्णन। अर्थात पारद और पारद के अतिरिक्त जो भी हमारी मेटल्स है और जो भी हमारे मिनरल्स है, उनकी डिटेल स्टडी। डिटेल स्टडी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि उनका ओरिजिन क्या है, उनकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कहाँ से हमें मिलते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनको हम किन टेक्निक्स के थ्रू अपनी चिकित्सा में प्रयोग करने के योग्य बनाते हैं। और यही हमारा रसशास्त्र का मुख्य विवेच्य विषय है कि जिन पदार्थों को हम खान से निकाल रहे हैं, अब आप जानते हैं, आपने ताम्र है, ताम्र की पत्र है आपके पास, तो क्या आप उसको एज सच किसी फॉर्मुलेशन में यूज कर सकते हैं? नहीं।
इसके लिए आपको उसे किसी सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। उसके साथ बहुत सारी प्रोसेसिंग्स करनी होती है, और वो प्रोसेसिंग्स क्या होती है यही आपको रसशास्त्र में डिटेल से बताया जाएगा। हर एक मेटल और मिनरल का अलग अलग, सबका अपना अपना स्पेसिफिक होता है। तो इन टर्मिनोलॉजीज को भी आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि शोधन क्या होता है, सत्वपातन क्या होता है, प्लस हर एक द्रव्य में किस किस मेथड को अडॉप्ट करके हमें करना है वो आपको बताया जाएगा। यंत्राधिकरणानि च। अब हमने आपको बताया कि मेटल और मिनरल को चिकित्सा में हमें यूज ला सके हम, उसके लिए हमें बहुत सारी स्पेसिफिक टेक्निक्स है। अब जब हमें कोई टेक्निक लगानी है, कुछ यूज करना है, तो उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत सारे ट्रेडिशनल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिन्हें हम यंत्र कहते हैं, और बहुत सारे अब मॉडर्न भी आ गए हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। तो रसशास्त्र में आप उन सभी यंत्रों के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हीटिंग डिवाइसेस, हम जैसे अब मैंने आपको ताम्र का ही एग्जांपल दिया, तो ताम्र को हम एक्चुअली भस्म बनाकर यूज करते हैं। ठीक है, उसका शोधन करते हैं प्लस उसका मारण, भस्म बनाने की जो विधि होती है उसे मारण कहा जाता है। आपने अगर भस्म शब्द सुना हो, जैसे शंख भस्म हुआ, एक मैं सिंपल सा आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तो भस्म हमेशा हमारी बनती है अग्नि के संयोग से। ठीक है, तो वो हीटिंग डिवाइसेस, आग अग्नि देने का हमारे पास प्राचीन काल में हम क्या साधन था, किस तरह से अग्नि देते थे जिससे कि हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके। अग्नि हमको ऐसे ही नहीं देनी है, हमको अग्नि इस तरह से देनी है, हर द्रव्य का अपना एक मानक होता है कि उसको हमें कितने टेम्परेचर तक की अग्नि कितनी देर तक के लिए देनी है। तो उस मानक का निर्धारण कैसे किया जाता था ये आपको रसशास्त्र में पढ़ाया जाएगा। ठीक, इसके अलावा शुद्ध्यर्थम अपि, यहाँ पे शुद्ध्यर्थम जो आया है वो वही जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई कि हम कोई भी खनिज द्रव्य निकालेंगे तो पहले हमें उसका शोधन करना होता है। तो जो डिफरेंट टेक्निक्स है, जैसे इसके अंतर्गत हमारे पारद के संस्कार, या फिर हम मेटल्स ही ले रहे हैं तो उसको शुद्ध करने के लिए जो डिफरेंट हम प्रोसेस करेंगे, ठीक, उसके शोधन के लिए, या फिर हम मेटल्स में से उसका सत्व निकालते हैं। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा कि कैसे उसका शोधन, कैसे उससे सत्व निकाला जाएगा, कैसे उसकी द्रुति बनाई जाएगी और कैसे उसकी भस्म बनाई जाएगी। ठीक, तो इन सब का अध्ययन जहाँ पर हम सविस्तार किया गया है वो रसशास्त्र है। ये रसशास्त्र का विवेच्य विषय है, आप ये चीज रसशास्त्र में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? सबसे पहले इस डेफिनेशन में आपको बताया गया कि रसशास्त्र में हमें किस किस द्रव्य को पढ़ना है। वो हो सकता है हमारा रस, यानी मरकरी हो सकता है, नहीं वो है ही, ठीक, मरकरी, और मरकरी के अतिरिक्त जो भी हमारे मेटल्स एंड मिनरल्स है उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। उन सब की हमें डिटेल डिस्क्रिप्शन कि उनको हम किन किन प्रोसेसिंग्स के थ्रू हम चिकित्सा में काम आने योग्य बनाते हैं, उन्हें उस फॉर्म में लाते हैं जिस फॉर्म में हम उन्हें एज ए मेडिसिन में लेते हैं। मतलब हम ताम्र पत्र ले रहे हैं तो उससे ताम्र भस्म कैसे बनेगी, हम सिंपल शंख ले रहे हैं तो उससे शंख भस्म कैसे बनेगी, हम प्रवाल ले रहे हैं तो उससे प्रवाल पिष्टि बनाने के लिए हमें क्या क्या करना रहेगा, और कैसे हम फिर उस जो फाइनल हमारी फॉर्मुलेशन है उसे कैसे यूज़ करेंगे, किस डोज में यूज़ करेंगे और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये सब हम रसशास्त्र में पढ़ेंगे। और इन सब टेक्निक्स को करने के लिए हमें किन किन इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो सब हम पढ़ेंगे। तो रसशास्त्र का जो पेपर फर्स्ट है उसमें पार्ट ए और पार्ट बी ये दो है। पार्ट ए में आपको हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र, रसशास्त्र का पूरा इतिहास बताया जाएगा कि रसशास्त्र का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक, संहिताओं में आपको रसशास्त्र, वेदों में रसशास्त्र कहाँ है, संहिताओं में रसशास्त्र का वर्णन कहाँ है। ठीक, फिर रसशास्त्र के ग्रंथ जो है वो शुरू से आधुनिक काल तक किस ग्रंथ की क्या विशेषता है वो सब आपको बताया जाएगा। रसौषधि की क्या विशेषताएं हैं, रसौषधि काष्ठौषधियों से श्रेष्ठ मानी जाती है।
तो वो सब आपको इसमें बताया जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट आपका है परिभाषा प्रकरण। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको खुद से भी अभी से ही रीड करना शुरू कर देना चाहिए। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए टर्म्स यूज़ की गई है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमें किसी टेक्निक में करना है कि हम किसी भी मेटल को, जैसे फिर से हम ताम्रपत्र का ही एग्जांपल लेते हैं कि हमें ताम्रपत्र को रेड हॉट करके उसे किसी लिक्विड मीडिया में डालना है। ये काम करना है हमें उसकी किसी प्रोसेसिंग में, कि हमें उसे किसी भी चिमटे से पकड़ के रेड हॉट करना है और फिर उसे रेड हॉट जब वो बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाए तब उसे किसी लिक्विड मीडिया में डाल देना है। तो इस टेक्निक को हम निषेक कहते हैं या फिर निर्वाप कहते हैं, निर्वाप या निषेक। तो जब आप रसशास्त्र का अध्ययन करेंगे तो बार बार आपको ये लैंग्वेज नहीं मिलेगी कि इसको जो है रेड हॉट कीजिए फिर इसे इसमें डालना है। आप क्या कहेंगे कि निर्वाप विधि का यूज करना है। ठीक, तो इस तरह की बहुत सारी टेक्निक्स है, टर्म्स हैं जो कि आपको परिभाषा प्रकरण में मिलेगी। फिर थर्ड, यंत्र और इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। जो अभी हमने डिस्कस किया कि सबको करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे ट्रेडिशनल भी हो सकते हैं या फिर मॉडर्न भी हो सकते हैं। ये सब आपको रसशास्त्र के पेपर फर्स्ट में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। हीटिंग डिवाइसेस, जैसे आपको बताया कि भस्म बनाने के लिए या फिर शोधन करने के लिए भी आप धीरे धीरे जानेंगे, कहीं आपको हीट की जरूरत पड़ रही है। जैसे अभी मैंने आपको निर्वाप ही बताया रेड हॉट करने के लिए, तो हीटिंग डिवाइसेस की आपको हर स्टेप पे, बहुत सारे स्टेप्स पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो डिफरेंट टाइप की हीटिंग डिवाइसेस होती है, जो ट्रेडिशनल भी है मॉडर्न भी है, वो आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद मरकरी, ठीक, जो हमारा मुख्य द्रव्य है पारद का, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन, उसकी फॉर्मुलेशंस, पारद का शोधन, संस्कार, मूर्छना, जारणा, बहुत सारी टेक्निक्स है पारद की, वो सब आपको पेपर फर्स्ट में पढ़ाया जाएगा। और ये पेपर फर्स्ट आपको डॉक्टर सुमेर सिंह सर पढ़ाएंगे। और ये बेस है। जब तक आप परिभाषा प्रकरण नहीं जानेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स नहीं जानेंगे, तब जब तक आप यंत्र नहीं जानेंगे, तब तक आप नेक्स्ट पेपर सेकंड के अगर आपको मिनरल्स पढ़ाए जाएंगे तो तब तक आप उसको अच्छे से कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब पार्ट बी। पार्ट बी में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो रस से हमने ले लिया पारद, अब जो भी रेस्ट हमारे मेटल्स और मिनरल्स बचते हैं उसको हमने डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। अब वो ग्रुप्स कौन से हैं? वो है हमारा महारस, उपरस और साधारण रस। ये तीन हमारे मेन है, महारस, उपरस और साधारण रस। ठीक, इसके अलावा रत्न और उपरत्न। रत्न उपरत्नों में हमारे जो रत्नों के आपने नाम सुने हैं, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, तार्क्ष्य, पुष्पराग। ठीक, ये जो आपने रत्नों के नाम सुने हैं, इसी तरह से उपरत्न होते हैं, उन सब का वर्णन इसमें आएगा। रत्न भी हमारे चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। लोह वर्ग, जैसे मैंने आपको भी बताया कि हम मेटल्स का भी यूज करते हैं भस्म बनाकर, तो उन सब मेटल्स को हमने रखा है लोह वर्ग में। सुधा वर्ग, सुधा वर्ग में जो कैल्शियम, जिनके केमिकल कंपोजिशन में कैल्शियम होता है, उन सब को हमने सुधा वर्ग में रखते हैं। जैसे आपका शंख का एग्जांपल मैंने दिया, शुक्ति, पर्ल ओस्टर, ठीक है, या फिर जो सिंपल ओस्टर होती है वो, या फिर कोड़ी आपने देखी है, ये सब हम सुधा वर्ग में रखते हैं। ठीक, सिक्ता वर्ग, जिसके केमिकल कंपोजिशन में सिलिका होता है, उसे हम सिक्ता वर्ग में रखते हैं। इसके अलावा क्षार वर्ग, इसमें क्षार द्रव्यों को, और विष उपविष वर्ग में विष द्रव्यों को रखा गया है। ये सभी हमारे चिकित्सा में प्रयुक्त होते हैं और इनका सबका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम रस शास्त्र के पेपर फर्स्ट के पार्ट बी में करते हैं। इसके अलावा हमारे मॉडर्न के टॉपिक्स हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रसौषधि, फार्मेकोविजिलेंस, और कुछ हमारे मेन फॉर्मुलेशंस है जो कि आपको रसशास्त्र में करनी है। तो हम एक एक करके धीरे धीरे शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजीज के टर्म्स जो है वो क्लियर करनी रहेगी। तो मैं जब आपका पहला मिनरल शुरू करूंगी पार्ट बी का, अगर मैं कुछ भी पिक करती हूँ, इनमें से कोई भी ग्रुप पिक करती
करती हूँ, तो मैं आपको जो जो टेक्निक यूज़ करूँगी उसका मुझे आपको शुरू में डिटेल में एक्सप्लेन करती जाऊँगी। सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन की स्लाइड में मैं आपको महारस, उपरस और साधारण रस, ये जो हमारे 3 वर्ग है, इसमें जो जो 8 द्रव्य आते हैं, इन तीनों में ही 8-8 द्रव्य है, उनका आपको एक इंट्रोडक्शन देती हूँ। वैसे तो इनकी जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है महारस, उपरस, साधारण रस का, ये आप जब रसशास्त्र के डिफरेंट टेक्स्ट अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा वेरिएशन देखने को मिलेगा। किसी ने अगर कोई द्रव्य महारस में माना है किसी आचार्य ने, तो किसी आचार्य के अनुसार वही द्रव्य उपरस में आ जाता है। लेकिन CCIM के सिलेबस के अनुसार जो रसरत्न समुच्चय आपकी बुक है एक, ये रेफरेंस बुक आपकी रसरत्न समुच्चय 13th सेंचुरी की है, इसके अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो मान्य है, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अभ्र वैक्रांत माक्षिक विमल अद्रिज सस्यकम चपलो रसकश्च इति ज्ञात्वा अष्टौ संग्रहेद रसान। ठीक, तो 8 द्रव्य जो महारस में आते हैं वो क्या है? पहला है अभ्रक, माइका, सेकंड वन इज वैक्रांत, थर्ड माक्षिक या पायराइट, फोर्थ वन इज विमल, फिफ्थ शिलाजतु, सिक्स सस्यक जिसे कॉपर सल्फेट, सेवंथ चपल, एट रसक। इसमें से आई होप आपने शिलाजतु का नाम सुन रखा होगा, ठीक है। अगर अभ्रक का हो सकता है आपने सुना हो, तो ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये सब द्रव्यों का अलग से डिटेल डिस्क्रिप्शन हर एक द्रव्य का आपको पढ़ाया जाएगा। अभी मैं बस केवल आपको इनका बता रही हूँ कि महारस में 8 द्रव्य कौन से आते हैं और ये आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से आपके लिए काम है कि महारस के 8 द्रव्य कौन से हैं, उपरस के 8 द्रव्य कौन से हैं और साधारण रस के 8 द्रव्य कौन से हैं, ये आपको रेडी रखना है। उपरस, उपरस में आपके हैं गंधाश्म गैरिक, काशीस कांक्षी, ताल शिलांजनम, कंकुष्ठम चैति उपरसश्च अष्टो पारद कर्मणि। तो पहला द्रव्य गंधक, आप सभी गंधक जानते हैं। सेकंड वन गैरिक, गैरिक भी आपने सबने देखा है, जो हम घरों में सजाने के लिए जो लाल रंग का पत्थर अल्पनाएं वगैरह बनाते हैं या त्योहारों पर, रक्षाबंधन वगैरह पर आपने देखा होगा, गैरिक को घोलकर दीवारों पर लाल रंग के डिजाइन बनाए जाते हैं अधिकतर कच्चे घरों में। तो वो गैरिक, वो वैसे पाषाण गैरिक होता है, हम चिकित्सा में उसकी दूसरी टाइप स्वर्ण गैरिक यूज करते हैं। तीसरा कासीस, फोर्थ स्फटिका, स्फटिका वही फिटकरी, हड़ताल, मनहशिला, अंजन और कंकुष्ठ, ये 8 द्रव्य हमारे उपरस में आते हैं। साधारण रस, साधारण रस के जो 8 द्रव्य हैं वो है कंपिल्लक, इसमें कंपिल्लक हमारा ये प्लांट ओरिजिन का द्रव्य है। गोरी पाषाण या संखिया कहते हैं इसे हम, नवसादर या नौसादर जनरल लैंग्वेज में, कपर्द जिसे हम कोड़ी, जो समुद्र से नदियों से आपने देखा होगा जो कोड़ी निकलती है वही है ये, अग्निजार ये भी मैराइन ओरिजिन का द्रव्य है, गिरी सिंदूर, हिंगुल और मृदाश्रम, ये 8 द्रव्य हैं। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस केवल इतना ही। आगे का जो आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसमें मैं कंसेप्ट ऑफ शोधन एंड कंसेप्ट ऑफ मारण, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगी और कुछ हम टेक्निक्स या टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर सकते हैं, फिर हम किसी भी एक ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।